हेलो एवरीवन। हम लोगों ने हमारी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था डाइवर्सिटी के बारे में कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। डिफरेंट फॉर्म्स हम लोगों ने डिस्कस की थी। अब हम लोगों को ये समझना होगा कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें हम क्लासीफाई कैसे करें। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि आप ऑर्गेनिजम्स को पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें एक सेट ऑफ ग्रुप में रखना होगा, वरना हम इंडिविजुअली एक एक ऑर्गेनिज्म को पढ़ नहीं पाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमें पूरी एक सीक्वेंस गिवन है, उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमें ऑर्गेनिजम्स को क्या करना होगा, पढ़ना होगा। उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे टैक्सोनॉमी के बारे में। What is taxonomy? Taxonomy means arrangement, law of arrangement. टैक्सिस मतलब होता है अरेंजमेंट एंड नोमोस मतलब होता है लॉ। तो टैक्सिस मतलब क्या हो जाएगा, अरेंजमेंट, एंड व्हाट इज द मीन ऑफ नोमोस? नोमोस मीन लॉ। इसका मतलब टैक्सोनॉमी मतलब हो चुका है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म अरेंज करने के लिए एक लॉ डिफाइंड है ना। अरेंजमेंट किस तरीके का वो हम लोगों को डिस्कस करना होगा। टैक्सोनॉमी मींस बेसिकली टैक्सोनॉमी मींस तीन पर्टिकुलर आपको चीजें इसके अंदर समझनी होगी। अगर मान लेते हैं जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि आपको एक नॉन ऑर्गेनिज्म आपको मिल जाता है और आप उसके बारे में सोचना चाहते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म किससे सिमिलर है या मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, क्या ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म पहले से पता है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले कोशिश करेंगे कि उस ऑर्गेनिज्म को आपके पास जो पहले से कोई भी अवेलेबल ऑर्गेनिज्म है डिफाइंड है उससे जस्ट कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि यार एक बार कंपेयर कर लेते हैं, क्या पता कि ये ऑर्गेनिज्म उसी से मैच कर रहा है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना होगा। तो ये सीक्वेंस आपको पढ़नी होगी कि हमें तीन चीजें पढ़नी है इस टैक्सोनॉमी में। टैक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद Taxonomy is a branch of biology which deals with identification, now classification and nomenclature of organism। इन तीन टर्म्स पर फोकस कीजिए। फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन, सेकंड वन इज क्लासिफिकेशन, द थर्ड वन इज नोमेनक्लेचर। तो टैक्सोनॉमी बेसिकली टैक्सोनॉमी मीन्स अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। मैं आपको ब्रीफ में एक बार बता देता हूँ। आइडेंटिफाई मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको कोई ऑर्गेनिज्म अगर मिलता है तो आप उसे आइडेंटिफाई करोगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियसली नोन ऑर्गेनिज्म, कि आप उस ऑर्गेनिज्म को किसी से तो कंपेयर करेंगे। जैसे कि सपोज कीजिए आपको कोई एक नई मेंबर आपको मिलता है, नई स्पीसीज आप फाइंड आउट करते हो। लाइक सपोज आपके पास पहले से नॉन स्पीसीज हैं XYZ फॉर एन एग्जाम्पल, और आपको एक अननोन एक स्पीसीज मिल जाती है, सपोज टू भी आपको मिला T। तो आप इसको मैच करेंगे, मैच इन द सेंस आप पहले से नॉन ऑर्गेनिज्म से क्या करेंगे, मैच करेंगे। मान लीजिए कि वो किसके ज़्यादा क्लोज है, जेड के, तो आप रिलेट कर सकते हो कि टी जो स्पीसीज है इज मोर क्लोज टू द जेड। तो इस तरीके से आप ऑर्गेनिजम्स को क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। नाउ एक बार आप आइडेंटिफाई कर लोगे तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, क्लासिफाई करना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। क्लासिफिकेशन का मतलब है हमारे पास अगर हम ये मानते हैं कि प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे हैं, तो इसका मतलब सभी को आपको अलग तरीके से क्लासिफाई करना है। मान लीजिए आपको कोई प्लांट मिला है तो आपको उसमें किस में क्लासिफाई करना पड़ेगा, प्लांट के अंदर। मान लीजिए आपको कोई एनिमल मिला है तो आपको किस में क्लासिफाई करना पड़ेगा, एनिमल के अंदर। तो आप ये एक जो सीक्वेंस हमने बना रखी है उसके अंदर आपको उसको क्या करना पड़ेगा, क्लासिफाई करना पड़ेगा। पूरी एक परफेक्ट सीक्वेंस हम लोगों ने डिफाइन की हुई है। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सिमिलरली आपको उसको भी क्लासिफाई करना होगा। तो क्लासिफिकेशन करने के बाद आप ऑर्गेनिजम्स को पर्टिकुलर किसी ग्रुप में डिफाइन कर सकते हो। नाउ अगर आप कभी फ्यूचर में हम लोग उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, उसको एक नाम भी देना होगा, विच मीन्स नोमेनक्लेचर। पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म को आपको क्या करना होगा, एक नाम देना होगा, सो दैट कोई अगर उसके बारे में पढ़ना चाहता है, आपने तो ठीक है आइडेंटिफाई कर लिया उसको, पर आप उसके बारे में कोई और पढ़ना चाहता है तो वो कैसे सर्च करे कि मुझे किसके बारे में पढ़ना है। तो आपको एक प्रॉपर नाम उसको
देना पड़ेगा। और उसके लिए भी हमने परफेक्ट क्या बना रखा है, एक लॉ बनाया हुआ है। तो टेक्सोनॉमी मीन्स अरेंजमेंट, लॉ ऑफ अरेंजमेंट, देन आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। नाउ हु इज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी इज Carolus Linnaeus. So father of taxonomy is Carolus Linnaeus. सबसे पहले जिनका रोल समझा जाएगा टेक्सोनॉमी के बारे में वो है कैरोलस लीनियस। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी इज कैरोलस लीनियस। अब हमें एक कैरोलस लीनियस ने टेक्सोनॉमी के बारे में समझाया सबसे पहले, और उन्होंने एक ग्रुप के बारे में समझाया कि अगर आपको ऑर्गेनिज्म मिलता है तो आपको उसे क्लासिफाई कैसे करना होगा। उस परफेक्ट सीक्वेंस को हम लोग टर्म दे सकते हैं हायरार्की। तो नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है टेक्सोनॉमी के बाद वो है हायरार्की। हायरार्की मीन्स क्या होगा, आप लोग ऐसा भी समझ सकते हैं, इट्स टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, हायरार्की का मतलब होता है सिंपल, हम लोग सोचें तो कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं या कोई भी एक स्टेप या कोई भी एक प्रोसेस जिन्हें आप परफेक्टली फॉलो कर लेते हो उसी को आप क्या बोल सकते हो, हायरार्की बोल सकते हो। ठीक है, जैसे टेक्सोनॉमी में हम लोग सोचे तो हायरार्की का मतलब क्या हो जाएगा। टेक्सोनॉमी में हायरार्की मतलब है कि जो ऑर्गेनिजम्स आपको मिले हैं उन्हें आपको सीक्वेंस में अरेंज करना होगा। मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। जैसे मान के चलिए कि आपको कोई कोरियर भेज देता है, कोरियर आपको कहीं बाहर से मिला है। सपोज कीजिए आपको ऑस्ट्रेलिया से किसी ने कोरियर भेजा है, आपको आपके घर तक आना है उस कोरियर को, तो उस पर्टिकुलर पर्सन ने आपके उस जो बॉक्स से, कोरियर बॉक्स है, उसके ऊपर लिख दिया है इंडिया। ठीक है, और इंडिया लिखने के बाद उन्होंने उसको भेज दिया है। आप तक क्या मिल पाएगा आपको वो? तो आंसर क्या होगा? नो, आप तक नहीं पहुंचेगा। पर क्या इंडिया लिखना मस्ट है? तो यस, आंसर क्या है? लिखना होगा। पर इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, वहाँ बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ बहुत सारे कॉलोनीज़ बनी हुई हैं, वहाँ पर आपको फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल है। तो उसके आगे मेंशन कर दिया आपको कोरियर भेजने वाले ने, आपके जिस भी फ्रेंड ने आपको भेजा है उसने लिख दिया, सपोज कीजिए राजस्थान देन इंडिया। तो क्या राजस्थान लिख देने से आपके पास कोरियर पहुँच पाएगा? तो आंसर क्या होगा? नो। पर क्या लिखना मस्ट है? आंसर यस, लिखना होगा, क्योंकि आप जैसे आप इंडिया से राजस्थान लिख देते हो, मतलब राजस्थान देन इंडिया आप मेंशन कर देते हो, तो आप इंडिया के इतने सारे स्टेट्स को क्या कर चुके हो, छोड़ के कहाँ पर मूव कर चुके हो? राजस्थान पर। तो क्लोज हो आप, उस पर्टिकुलर पर्सन के ज़्यादा क्लोज जा पा रहे हो। ठीक है, थर्ड हमने लिख देते हैं उसके आगे। अभी भी दिक्कत ये है कि राजस्थान में भी बहुत सारे क्या होंगे, डिस्ट्रिक्ट हैं, तो आप अभी भी आप तक वो पहुँचेगा नहीं। फिर मैंने मेंशन किया, या आपके फ्रेंड ने सॉरी मेंशन किया कि ठीक है मेंशन करते हैं कोटा, राजस्थान एंड इंडिया, तो क्या आप तक पहुंचेगा? आंसर आगे भी यही है कि नहीं। पर सोचिए, क्या आप राजस्थान के इतने सारे डिस्ट्रिक्ट को इग्नोर नहीं कर रहे हो और आप पर्टिकुलरली कहाँ तक पहुंच चुके हो? कोटा तक। तो आप एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे हो, इंडिया देन राजस्थान देन कोटा। फिर भी नहीं मिल रहा है तो आपने चलो ठीक है पर्टिकुलर एक कॉलोनी का नाम लिख दिया। मान लीजिए आपने लिख दिया है कि वटेवर महावीर नगर और विज्ञान नगर, जो भी है हमारी कॉलोनीज जहाँ पर हैं कोटा के अंदर, मेंशन कर दिया है। तो अब और ज़्यादा क्लोज हैं, देन पर्टिकुलर जो भी हाउस नंबर होगा वहाँ मेंशन कर दिया है। तो एक सीक्वेंस आपने फॉलो कर लिए, हाउस नंबर, पर्टिकुलर कॉलोनी या सोसाइटी का नाम, देन डिस्ट्रिक्ट, देन स्टेट, ऑब्वियसली देन कंट्री। आपने स्टेप एक फॉलो किए, इसी को आप क्या बोल सकते हो? हायरार्की मान सकते हैं। हमें ऑर्गेनिजम्स को कुछ इसी तरीके से क्या करना होगा, एक परफेक्ट सीक्वेंस में क्लासिफाई करना होगा। नाउ हायरार्की मीन्स क्या होगा? हायरार्की मीन्स इट्स अ फ्रेमवर्क, it's a framework by which organisms are classified in a sequence of taxonomical group. So organisms are classified into a sequence of a taxonomical group. organisms को एक सीक्वेंस है टेक्सोनॉमिकल ग्रुप की, उसके अकॉर्डिंग क्या करना होगा? क्लासिफाई करना होगा, उसको परफेक्ट सीक्वेंस में क्या करना होगा? अरेंज करना होगा। ये सीक्वेंस फिक्स्ड है, हम इसे वेरी नहीं कर सकते हैं।
हैं। जैसे इंडिया से आपने स्टार्ट किया तो आपको वो सीक्वेंस फॉलो करनी होगी आप तक पहुंचने के लिए। इसी तरीके से मान लीजिए ह्यूमन बीइंग तक हम पहुंचना चाहते हैं, तो हम ये तो मानते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ एनिमल्स, पर क्या सारे एनिमल्स थोड़ी ना ह्यूमन बीइंग हो जाएंगे? तो इसका मतलब आपको ह्यूमन बीइंग तक पहुंचना है, उससे पहले बहुत सारे इग्नोर करने होंगे। मैमल्स में ही बहुत सारे इग्नोर करने होंगे आपको, काउज, बफेलोज और एप्स और इन सब से हमें अलग करना होगा। सिमिलरली हमें बर्ड से अपने आप को अलग करना होगा, हमें सारे ऑर्गेनिजम्स से अलग करना होगा खुद को। तो आपको एक सीक्वेंस फॉलो कर रही है, वो सीक्वेंस फिक्स्ड है। वो सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट होती है, वो ग्रुप कैसे स्टार्ट होता है, कुछ स्टेप्स हम लोग बना लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग समझ सकते हैं हम लोग। वो आप कुछ 7 स्टेप्स में हमने डिवाइड किया हुआ है, तो वो 7 स्टेप्स आपको फॉलो करनी होगी। ये ग्रुप फिक्स्ड है, इन्हें वेरी नहीं कर सकते हम लोग। सीक्वेंस ऐसे चलेगी, 7 स्टेप्स हैं, एक बार मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप्स बनाने का एक रीज़न है, मैं आपको समझा दूंगा। सबसे पहले जो आप एक ग्रुप को फॉलो करोगे वो है किंगडम। तो फर्स्ट क्या आएगा? किंगडम। उसके बाद फाइलम, और यू कैन से इन केस ऑफ प्लांट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिवीजन। तो मैं अलग से मेंशन कर लेते हैं अपन लोग, डिवीजन। फाइलम के बाद क्लास, देन ऑर्डर, फैमिली, जीनस, एंड फाइनली स्पीसीज। 7 स्टेप्स हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। अगर आपको किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना है तो आपको इन 7 स्टेप्स के अंदर उसे क्लासीफाई करना होगा। हर एक स्टेप में अगर हम लोग सोचें, हम लोग अगर डिसेंडिंग वे में चलते हैं फ्रॉम किंगडम टू द स्पीसीज, तो समन अगर आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या वेरिएशन है, क्या किंगडम बड़ा है या क्या स्पीसीज बड़ी है नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अकॉर्डिंग, तो आपका आंसर होगा अगर हम लोग किंगडम से स्पीसीज की तरफ वेरी करते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होंगे? इंक्रीज करेंगे। सॉरी, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे। पर अगर पूछें ऑर्गेनिजम्स के बीच में सिमिलैरिटी क्या होगी, जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करें, ह्यूमन बीइंग अगर हम लोग सभी एक दूसरे से स्लाइटली अगर हम लोग वेरी भी हैं, पर फिर भी सोचा जाए तो सिमिलैरिटी हमारे बीच में मैक्सिमम है। तो सिमिलैरिटी ह्यूमन बीइंग के अगर हम लोग चल रहे हैं, एक एग्जांपल स्पीसीज की तरफ मूव कर रहे हैं तो सिमिलैरिटी इंक्रीज हो रही है, पर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं। इसका मतलब सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म किस पर्टिकुलर स्टेप से बिलोंग करते होंगे? आंसर क्या है? किंगडम। तो अगर हम लोग ऐसे मूव करते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होंगे? डिक्रीज, पर सिमिलैरिटी विल बिकम इंक्रीज। ये है डिसेंडिंग ऑर्डर। पर हम लोग अगर असेंडिंग वे में चलते हैं तो इस वे में अगर हम लोग चलते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज होंगे। एंड अगर पूछे सिमिलैरिटी इन बिटवीन ऑर्गेनिज्म, तो ऑब्वियसली अगर ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा है तो उनके बीच में सिमिलैरिटी क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। तो सिमिलैरिटी इन बिटवीन ऑर्गेनिज्म विल डिक्रीज। तो ये 7 स्टेप्स हैं जहां पर आपको ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना होगा। नाउ ईच स्टेप इज कॉल्ड एज टैक्सॉन। ईच स्टेप इज कॉल्ड एज टैक्सॉन। कोई पूछता है आपसे सबसे बड़ा टैक्सॉन कौन सा है, तो आंसर क्या होगा? किंगडम, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा उसी के अंदर है। अगर कोई पूछता है स्मॉलेस्ट टैक्सॉन कौन सा होगा, तो आंसर क्या होगा? स्पीसीज, क्योंकि सबसे कम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म उसी में है। तो लार्जेस्ट टैक्सॉन कौन सा हो जाएगा? लार्जेस्ट टैक्सॉन होगा किंगडम। एंड स्मॉलेस्ट इज स्पीसीज। स्मॉलेस्ट टैक्सॉन इज स्पीसीज। अगर कोई डेफिनेशन वाइज आपसे पूछता है कि जीनस और स्पीसीज में क्या सिमिलैरिटी है, तो जीनस इज अ ग्रुप ऑफ स्पीसीज। नाउ व्हाट इज फैमिली? फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ जीनस। नाउ ऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज। व्हाट अबाउट क्लास? इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर। फाइलम और डिवीजन, इन केस ऑफ प्लांट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिवीजन। तो फाइलम और डिवीजन इज अ ग्रुप ऑफ
class. And what about kingdom? Is a group of different phylum. तो डिफरेंट आप लोग अगर असेंडिंग वे में चल रहे हैं तो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज एक जीनस में क्लासीफाई एंड देन फॉलो ऑन, आप ऐसे इंक्रीज वे में चल सकते हैं. ये है हमारा एक हायरार्किकल ऑर्डर जिसमें हमें ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना होगा. इस पूरे हायरार्की ऑर्डर में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है? स्पीसीज. नाउ स्पीसीज बहुत एक इंपॉर्टेंट टर्म है. स्पीसीज का मतलब क्या होता है? स्पीसीज मीन्स अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म that are genetically almost similar, that are morphologically similar and they can reproduce. So what do you mean by species? Species means a group of organism that are morphologically similar. Morphology का मतलब आपको देखने में ऐसा लगेगा कि organisms similar हैं. तो species means सबसे basic unit of classification is or diversity is species. Species means a group of similar organism. Group of similar organism. जो organism similar है in terms of genetically और morphologically. And they can reproduce and can reproduce. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस का मतलब होता है जो अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को फिर से बना सकते हैं, वो एक पर्टिकुलर स्पीसीज के मेंबर होंगे. लाइक अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग एक पर्टिकुलर स्पीसीज के मेंबर हैं. तो टेक्सोनोमी और हायरार्किकल ऑर्डर का मतलब है आपको स्टेप्स के अकॉर्डिंग उसको ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना होगा. हम फिर से हमारे एक लेक्चर की तरफ मूव करते हैं कि टेक्सोनोमी में हमने 3 चीज़ें मेंशन की थी. टेक्सोनोमी का मतलब था आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर. तो वन बाय वन तीनों स्टेप्स को एक बार फिर से डिस्कस करते हैं. व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन हमें कैसे करना होगा. मतलब हमें एक ऑर्गेनिज्म अगर मिलता है तो हम उसे आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं. तो ऑब्वियस आंसर होगा कि हमें उसे प्रीवियसली नोन का मतलब होता है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसे आप पहले से जानते हैं, उस ऑर्गेनिज्म से क्या करना होगा? कंपेयर करना होगा. तो टेक्सोनोमी के अंदर आपको 3 स्टेप्स पढ़नी थी. फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई एन ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियसली known organism or by compare it to the previously known organism. तो identify an organism by compare it to the previously known organism. by the previously known organism. पहले से नॉन ऑर्गेनिज्म से उससे क्या करना होगा? आपको कंपेयर करना होगा और सिमिलैरिटीज के अकॉर्डिंग उसे क्लासिफाई करना है. तो इसका मतलब सेकंड स्टेप में हमें क्या पढ़ना होगा? क्लासिफिकेशन. क्लासिफाई एन ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी प्रेजेंट इन बिटवीन देम. आपने जिस भी ऑर्गेनिज्म से कंपेयर किया है उसके अकॉर्डिंग आपको सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटीज को चेक करना है. अगर आपको सिमिलैरिटीज फाइंड आउट होती है तो उसके बेसिस पर, या जो भी डिसिमिलैरिटीज आपको मिलती है उनके बेसिस पर आपको सेट ऑफ ग्रुप में क्या करना होगा? क्लासिफाई करना होगा. क्लासिफिकेशन मतलब क्लासिफाई एन ऑर्गेनिज्म, क्लासिफाई एन ऑर्गेनिज्म इनटू अ सेट ऑफ ग्रुप, classify an organism into a set of group, hierarchical group, according to the similarity and dissimilarity present between them. ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी है उनके बेसिस पर हमें ऑर्गेनिजम्स को क्या करना है? क्लासिफाई करना है. एक परफेक्ट सेट ऑफ ग्रुप में हमें उन्हें क्या करना होगा? क्लासिफाई करना होगा.
नाउ क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है, हमें क्यों ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना हो रहा है? अगेन वही है कि डाइवर्सिटी हम लोग पढ़ ही क्यों रहे हैं, उसका रोल हम लोगों को समझना होगा। अगर हम लोग क्लासीफाई नहीं करते तो हम ऑर्गेनिजम्स के बीच में रिलेशनशिप को चेक नहीं कर पाएंगे। तो इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन है कि आप ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं, आप उनके बीच में इंटर रिलेशनशिप को क्या करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं। और दूसरा ये भी है कि ये जो स्टडी है उस स्टडी को बहुत ईजी बना देता है, वरना हमें बड़ा मुश्किल होगा एक इंडिविजुअल एक एक ऑर्गेनिज्म को पढ़ना। तो क्लासिफिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या होगी? इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, importance of classification. First one is it makes study easier. इस स्टडी को क्या बना देता है? बहुत इजी बना देता है, क्योंकि आपको इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को नहीं पढ़ना है, आपको बेसिकली पूरी स्पीसीज के बारे में पढ़ना होगा, तो थोड़ा स्टडी हमारे लिए क्या हो जाएगी, बेटर हो जाएगी। सेकंड, आप ऐसा मान सकते हैं कि क्लासिफिकेशन टू चेक द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको चेक करने के लिए आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना होता है। थर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, बायोलॉजी के बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स हैं, जैसे कि पब्लिक हेल्थ है, एनवायरमेंटल बायोलॉजी है, उसके अंदर आप डाइवर्सिटी को या क्लासिफिकेशन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंट डिजीज़ के बारे में, उनका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, वो डिजीज़ किस वजह से हुई है, उसका ट्रीटमेंट कैसे पॉसिबल है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो हमें पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना होगा कि वो डिजीज़ क्यों हुई है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है और उसे कैसे ट्रीट किया जा सकता है। तो थर्ड वन, इट इज़ यूजफुल in like public health and environmental biology. बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्लासिफिकेशन का एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर। आप एनवायरनमेंट से कैसे डील कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म कैसे एनवायरनमेंट को इफेक्ट करने वाले हैं, उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं किसके थ्रू, अपने क्लासिफिकेशन के थ्रू। अब क्लासिफिकेशन को डिफाइन करने के लिए कुछ टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन समझाया गया। हर किसी ने कोशिश की कि स्टार्टिंग से कि देखते हैं क्लासिफिकेशन में हम लोग ऑर्गेनिजम्स को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। इनिशियली जो क्लासिफिकेशन आया था वो था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। तो टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन में फर्स्ट वन जो हमें डिस्कस करना है कि क्लासीफाई कैसे किया जा रहा है, ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कैसे किया जा रहा है। तो टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन में फर्स्ट वन इज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। सबसे फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन दिया गया वो था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन इस चीज पर बेस्ड था कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके मॉर्फोलॉजिकली फीचर एक या दो काउंट किए गए। जैसे कि हैबिटेट के बारे में देख लेते हैं कि आप किस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिज्म मिलता है। तो ऑर्गेनिज्म का जो हैबिटेट था, हैबिटेट का मतलब होता है वो प्लेस जहां पर ऑर्गेनिज्म मिलता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट कि ऑर्गेनिज्म, जो भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ मिलता है, उसके बेसिस पर उसको क्या कर देना है, क्लासीफाई कर देना है। जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक कंडीशन में मिलता है, एक्वेटिक का मतलब होता है वाटर कंडीशन में मिलता है, तो वेल भी एक्वेटिक कंडीशन में मिलती है, फिशेज भी एक्वेटिक कंडीशन में मिलती है। क्या दोनों सिमिलर है? तो आंसर क्या होगा? नो, बिकॉज वेल इज अ टाइप ऑफ मैमल और फिश का स्ट्रक्चर अलग होगा। आपको देखने में ऐसा लग सकता है कि दोनों सिमिलर हो, पर दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। एक मैमल से और दूसरा क्या है, फिश है। तो हर ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहता है वो सिमिलर नहीं होगा। वेल्स, फिश एक कंडीशन में डिफाइन करे गलत हो जाएगा, तो इसलिए इसको बाद में डिनाई कर देगा कि ये क्लासिफिकेशन सही नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट जैसे एक्वेटिक कंडीशन में काउंट कर लेते हैं। हर एक उड़ने वाला ऑर्गेनिज्म आप बर्ड्स में काउंट नहीं कर सकते, तो एरियल कंडीशन में मिलने वाला जो फ्लाइंग कंडीशन है उसे हर एक ऑर्गेनिज्म को सिमिलर नहीं मान सकते। हर वो ऑर्गेनिज्म जो टेरेस्ट्रियल कंडीशन में मिलता है, जैसे ह्यूमन बीइंग है, रेप्टाइल्स हैं, जो टेरेस्ट्रियल कंडीशंस में मिलते हैं, क्या वो सारे सिमिलर हैं? आंसर होगा नहीं। पर पहला अटेम्प्ट ऐसा ही था कि हैबिटेट के बेसिस पर क्या करना है, क्लासीफाई करना है।
इसे कुछ दिन पढ़ा गया, बाद में डिनाई किया गया कि नहीं ये बहुत प्रॉपर नहीं है, ये हर ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई नहीं कर पाता। इसके बाद जो सेकंड क्लासिफिकेशन आया वो इससे ज़्यादा बेटर था। क्लासिफिकेशन था नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन हैबिटेट को तो नोटिस करेगा ही, पर उसके साथ साथ नेचुरल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन अ मॉर्फोलॉजिकल फीचर। नेचुरल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन morphology, anatomy मतलब internal structure, even cytological feature, सेल के फीचर भी देखे जाते हैं। ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के लिए उसकी एनाटॉमी, उसकी मॉर्फोलॉजी, उसकी सेल की स्ट्रक्चर तक को देखा जाता है। तब अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ऑर्गेनिजम्स को ज़्यादा बेटर वे में क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स थे कि आप हर एक ऑर्गेनिज्म को, इसमें कुछ आप हर ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर क्लास में डिफाइन तो कर रहे हो, एक पर्टिकुलर स्पीसीज, एक पर्टिकुलर जीनस में क्लासीफाई तो कर रहे हो, हर स्टेप में क्लासीफाई तो कर रहे हो, पर चांसेस थे कि कुछ सिमिलर लगने वाले ऑर्गेनिज्म एक ही स्पीसीज में क्लासीफाई हो पाए। उससे बचने के लिए जो थर्ड या ज़्यादा बेटर जो क्लासिफिकेशन था वो था फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, जिसे हम लोग फॉलो भी करते हैं। तो थर्ड क्लासिफिकेशन कौन सा होगा, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन it is based on phylogeny means evolutionary sequence कि कौन सा ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर पहले आया होगा और उसके बाद कौन। इस तरीके से ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया, उनकी जेनेटिक स्ट्रक्चर के बारे में चेक किया गया और उनके बीच में रिप्रोडक्शन है या नहीं। ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोड्यूस कर पाते हैं तो वो बेसिकली एक स्पीसीज के मेंबर होंगे। तो यहाँ पर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इट इज बेस्ड ऑन evolutionary sequence. It is based on evolutionary sequence, genetic structure, it means DNA की structure, similarity उनके बीच में, then इसके साथ साथ रिप्रोडक्शन के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया गया। तो बेटर वे क्लासिफिकेशन का कौन सा था, यही जिसको हम लोग फॉलो भी करते हैं। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स को जेनेटिक्स के बेसिस पर और उसके साथ साथ आप मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर, इवन रिप्रोडक्शन के बेसिस पर क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। इसके अलावा लास्ट हमें एक टॉपिक कौन सा पढ़ना है, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होगा, नोमेनक्लेचर का मतलब है कि ऑर्गेनिजम्स को एक नेम प्रोवाइड करना सो दैट हम उन्हें पढ़ पाएँ। तो टेक्सोनोमी की थर्ड स्टेप कौन सी थी, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब एक नेम प्रोवाइड करना, टू प्रोवाइड अ नेम, अ पर्टिकुलर नेम एक अननोन ऑर्गेनिज्म। एक अननोन ऑर्गेनिज्म जो आपको मिला है उसको एक पर्टिकुलर नाम या नेम प्रोवाइड करना होगा। उसके कुछ रूल हैं, उस रूल के अकॉर्डिंग ये है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब है कि जो भी नाम आप ऑर्गेनिज्म को प्रोवाइड कर रहे हो वो पर्टिकुलरली नाम दो वर्ड से मिलके बना होगा। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इट मीन्स जो नाम ऑर्गेनिज्म का है वो कितने वर्ड से मिलके बना होगा, 2 वर्ड्स में। 2 वर्ड्स, एक एग्जाम्पल के लिए आप लोग ले लेते हैं कि एग्जाम्पल है ह्यूमन बीइंग का नाम। जनरली जो वर्ड्स हम लोग नोमेनक्लेचर में यूज़ करते हैं वो लैटिन लैंग्वेज के वर्ड्स हैं। लैटिन लैंग्वेज का मतलब कि जहाँ पर, जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल है ह्यूमन बीइंग का नाम। ह्यूमन बीइंग का नाम होगा होमो सेपियंस। तो एग्जाम्पल होमो सेपियंस, 2 वर्ड्स हैं, होमो एंड सेपियंस। रूल ये है कि नाम देने का किसी भी ऑर्गेनिज्म का कि वो 2 वर्ड से मिलकर बना होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल उन दोनों वर्ड्स में पहला जो वर्ड है, पहला वर्ड होमो, ये किस चीज को डिनोट करेगा, उसके जीनस को। एंड सेकेंड वर्ड ये डिनोट करेगा उसकी स्पीसीज को। तो 2 वर्ड्स हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग, उसमें पहला वर्ड डिनोट करेगा उसके पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के जीनस को और सेकंड वर्ड किसको डिनोट करेगा, उसकी स्पीसीज को। इसके साथ साथ अगर हम लोग जीनस जो लिख रहे हैं तो फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस
कैसा होना चाहिए? कैपिटल। फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस कैसा होना चाहिए? कैपिटल। देन फर्स्ट लेटर ऑफ स्पीसीज कैसा होना चाहिए? स्मॉल। फर्स्ट लेटर ऑफ स्पीसीज कैसा होना चाहिए? स्मॉल। फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस कैपिटल में लिखना होगा, फर्स्ट लेटर ऑफ स्पीसीज किस में लिखना होगा? स्मॉल में लिखना होगा। जनरली जो नेम गिवन है वो किस लैंग्वेज में होंगे? लैटिन लैंग्वेज। और अगर आप टाइप करते हैं वर्ड्स को, टाइप का मतलब है आपने कंप्यूटर में अगर प्रिंट किया है तो इट शुड बी प्रिंटेड इन इटैलिक्स। इटैलिक्स का मतलब होता है थोड़ा सा उसको कर्सिव में लिखना होगा, तो इटैलिक्स में लिखना होगा अगर आप उसे प्रिंट कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं तो। पर अगर आप उसे हैंड रिटन लिख रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने अभी मेंशन किया, अगर आप हैंड रिटन लिखते हैं तो ये इटैलिक्स में हम लोग मेंशन नहीं कर पाएंगे ऑब्वियस है, इसलिए दोनों वर्ड्स को सेपरेटली क्या करना होगा? अंडरलाइन करना होगा। बोथ वर्ड्स आर सेपरेटली अंडरलाइंड। सेपरेटली, एक साथ अंडरलाइन नहीं करना, आपको सेपरेटली दोनों को क्या करना होगा? अंडरलाइन करना होगा। तो रूल बायनोमियल नोमेनक्लेचर के क्या है कि वर्ड्स जो आप जो भी नाम उसे देना चाहते हैं वो दो वर्ड से मिलके बना होगा। पहला वर्ड उसके किसको डिनोट करेगा? जीनस को। सेकंड वर्ड किसको डिनोट करेगा? स्पीसीज को। जीनस का फर्स्ट लेटर कैसा होना चाहिए? कैपिटल। स्पीसीज का फर्स्ट लेटर कैसा होना चाहिए? स्मॉल। अगर आप हैंड रिटन लिखते हैं तो आपको दोनों वर्ड्स को सेपरेटली क्या करना होगा? अंडरलाइन। पर अगर आप टाइप करते हैं तो आपको उसको किस में लिखना होगा? इटैलिक्स में होगा। और जनरली ये वर्ड्स किस में होंगे? लैटिन लैंग्वेज में होंगे। क्लियर? देन फादर ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, फादर ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर इज कैरोलस लीनियस। इज कैरोलस लीनियस। तो कैरोलस लीनियस का बहुत बड़ा रोल है डाइवर्सिटी में, क्लासिफिकेशन में। इसके बाद जो टॉपिक होगा वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।